नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जितने कड़क मिजाज के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से गुंडे, बदमाशों और माफियाओं पर सख्ती दिखाते हैं, उनके अफसर भी कुछ इसी मिजाज से काम करते हैं, जिनके एक्शन से बड़े गुंडे, बदमाश और माफिया कांपते हैं। कुछ ऐसे ही कड़क आईपीएस अफसर हैं अजय पाल शर्मा, जिन्हें योगी सरकार ने जौनपुर से प्रयागराज बुला लिया और महाकुंभ जैसे बड़े मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी है, जहां देश दुनिया से करीब 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन है तेज तर्रार आईपीएस अजय पाल शर्मा, जिन्हें योगी ने दी कुंभ के सुरक्षा की कमान। एक सर्जन से कैसे बन गए आईपीएस अफसर? एनएमएफ न्यूज पर अजय पाल ने खोले बड़े राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पब्लिक का दोस्त, बदमाशों के लिए काल, नाम है डॉक्टर अजय पाल। स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत सारा लोग आपको बहुत सारे नाम से जानते हैं। लोग आपको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं, कोई कहता है सिंघम। आपका रियल नाम क्या है? आप पब्लिक फेस बन चुके हैं, लेकिन किस नाम से आपको लोग जाने? मेरा नाम जो ओरिजिनल है अजय पाल शर्मा, वही मेरा, मुझे पसंद भी वही है और सभी करीबी उसी नाम से बुलाते हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक ऐसी टर्म है जो मेरे ख्याल से, बिकॉज आई बिलोंग टू मेडिकल प्रोफेशन बेसिकली, तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कोई अच्छी टर्म मैं नहीं मानता अपने लिए, क्योंकि हर किसी की तरह मुझे अपना ही नाम अच्छा भी लगता है सुनने में भी। और बाकी जो एनकाउंटर्स वगैरह है, ये सिर्फ चांस की बात होती है। इतना ज़रूर है कि उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत और जज्बा चाहिए काम करने के लिए, तो वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रहे। हम जब यूपी पुलिस के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं, 2011 बैच के आप आईपीएस हैं। इतने कम सालों में कोई इस मुकाम पर पहुंच जाए, अपने आप में उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अभी ओपी सिंह जी आए थे, उन्होंने एक भरी मीटिंग में आपकी बहुत तारीफ की। तो ये सब क्या अच्छा लगता है? कुछ तो खास बात रही होगी आप में। देखिए, काम जब करते हैं तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर किसी को अपने काम के एक्नॉलेजमेंट पसंद आती है जब काम रिकॉग्नाइज होता है, क्योंकि हमेशा उसके पीछे एक सोच होती है। किसी भी काम के पीछे एक गुडविल की सोच होती है, एक पब्लिक वेलफेयर की सोच होती है। और जब उस नीयत से काम किया जाता है और उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, कोई भी व्यक्ति उसको रिकॉग्नाइज करे, तो अच्छा लगता है। और अपने सीनियर्स करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक डेंटिस्ट थे और अचानक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए, तो इस बदलाव के पीछे की क्या कहानी है? कैसे आपने ये पूरा बदलाव देखा? देखिए, जब मैं स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन में था, तो आई वांटेड टू बी अ सर्जन, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो उसी दौरान कुछ ऐसी एंड स्टेज में कुछ ऐसे वाकया हुए, कुछ घटनाएं हुई, जिससे कि लगा कि नहीं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। और सिविल सर्विसेज एक अलग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपके डिसीजंस जो हैं कई जिंदगियों पे ज़्यादा असर डालते हैं। तो वही एक सोच थी जिसके कारण से सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और बाय गॉड ग्रेस वो क्लियर भी हुआ। तो उसके बाद में सर्विस में आने का मौका मिला। आपने एक हाल में एक व्यवस्था लागू की है, थानों में ग्रेडिंग सिस्टम की ये व्यवस्था क्या है? ज़रा हमारे दर्शकों को ये आप बताएंगे कैसे ये काम करता है? देखिए, ग्रेडिंग सिस्टम जैसा कि हर किसी के बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं और 3 महीने बाद जब या क्वार्टरली जब एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद में बच्चे का रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स के साथ में शेयर किया जाता है। उसमें पेरेंट्स को शेयर किया जाता है कि बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं, किस सब्जेक्ट में मजबूत है, किस में कमज़ोर है, कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, क्या टॉपर्स में आता है कि नहीं आता है। और जो एक थाना पुलिस की एक ऐसी यूनिट जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, और उसमें मेरिट के बिना किसी और फैक्टर का रोल नहीं प्ले होना चाहिए। इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने का सिर्फ एक ही पीछे उसकी मंशा है, वो है उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाना। और जो भी व्यक्ति इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे है,
वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, और अगर उस जिम्मेदारी को वो निभा पा रहे हैं तो ही वो उस पद की गरिमा को बढ़ाएं, अदरवाइज उनके लिए बाहर का रास्ता तैयार। तो कैसे ये काम कैसे करता है, थानों पर लागू कैसे होता है? देखिए, पुलिस में कई ऐसे कार्य हैं, इसमें प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, क्राइम रोकने के लिए वो क्या कर रहा है, पब्लिक से कैसा व्यवहार कर रहा है, अगर कोई अपराध हुआ है तो उसको वर्कआउट कितनी तत्परता से कर रहा है, क्या जिस एरिया की जिम्मेदारी दी गई है उस क्षेत्र में रहने वाले लोग उनसे सेटिस्फाई हैं, उनके व्यवहार से, उनकी वर्किंग से सेटिस्फाई हैं, जितनी भी एजेंसीज वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके साथ में उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर पे इम्पैक्ट उनका किस तरह का है मौके पर, इस तरह के तमाम ऐसे। क्योंकि जो पुलिसिंग, मेरा जो मानना ये है, पुलिसिंग ना सिर्फ एक प्रोफेशन है बल्कि पुलिसिंग एक लाइफस्टाइल, और इस लाइफस्टाइल में अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, एक सौम्यता का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ों के लिए ये कोशिश की गई है इसको ग्रेडिंग सिस्टम की, और फिलहाल इनके जो रिजल्ट्स हैं उसको एनालाइज किया जाएगा। फिलहाल अभी तक जो रिस्पांस मिला है वो काफ़ी वर्किंग में एक तत्परता भी आई है, और जो एक्शंस हैं वो देखने को मिले हैं पुलिस के द्वारा। एंड बाकी इसका रिव्यू अभी किया जाएगा, हर 15 दिन में हम इसका रिव्यू करेंगे, और क्योंकि नई एक व्यवस्था है तो इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश रहेगी, इसको हम मान करके चल रहे हैं। और जैसे समीक्षा में जो कमियां हमें आएंगी, उन कुछ पहलू कई बार छूट गए हों, या कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाए, जो कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको कम तवज्जो दी जाए, तो उस हिसाब से अभी इसमें ऑल्टर किए जाएंगे। तो क्या हम ये मतलब दावे के साथ कह सकते हैं कि थानों में या थानों के कल्चर में बदलाव आ गया इस सिस्टम के लागू होने के बाद? देखिए, बदलाव आ रहा है और बदलाव आएगा। किसी भी व्यवस्था की कामयाबी इस पे डिपेंड करती है कि उस व्यवस्था का एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है। और क्योंकि ये नई व्यवस्था है और हमारी कोशिश ये है कि ये कामयाब हो, उसको कामयाब बनाने के लिए इसकी रेगुलर समीक्षा, अधिकारियों का और कर्मचारियों का इसमें बराबर का पार्टिसिपेशन, और जहाँ जहाँ भी हमें कमी मिले उसमें हम सुधार करते रहें, उससे डेफिनेटली एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि यूपी के किसी ज़िले में इस तरह की व्यवस्था कभी लागू हुई हो। मैं देखने की कोशिश भी कर रहा था पर मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। इस पर सरकार की तरफ से या आपके सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से कोई तारीफ मिली आप? नहीं, देखिए, अभी तो क्योंकि लागू की गई है और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उस रिजल्ट्स को शेयर किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा अभी गौतम बुद्ध नगर का ही एक तरह से प्रोजेक्ट है जो हमने अभी यहाँ पे शुरू किया है। जैसे इसके रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे, जब समीक्षा इसमें रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी, तो डेफिनेटली हम शेयर भी करेंगे, और उसके बाद में कोशिश की जाएगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार की। देखिए, इसके पीछे एक कारण ये है कि जब भी कोई भी सिटीज़न जब रोड पे चलता है या अखबार में, टीवी में किसी न्यूज़ को देखता है, तो उसका एक अपना ओपिनियन होता है कि अगर मैं इस पोजीशन में होता तो शायद मैं ये कदम उठाता। आज से 7-8 साल पहले तक हम भी उसी तरह से सोचते थे। तो बस इतना है कि उस सोच को बरकरार रखा है। आज भी कोशिश करते हैं कि उसी सिचुएशन में अपने आप को ढाल करके देखें कि एक आम व्यक्ति जो सड़क पे चलने वाला है वो क्या उम्मीद रखता है, उसका क्या ओपिनियन है कि अगर पर्टिकुलर सिचुएशन पैदा हो तो उस पर वो क्या चाहता है कि पुलिस के अधिकारी या कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी है वो क्या कार्रवाई करे। तो सिर्फ एक एम्पैथाइज और उसी का तरीका है एक अपने आप को उस सांचे में ढाल करके देखने का। ऐसा हुआ है जब कभी ट्रक में बैठ कर के गए एज ए क्लीनर के तौर पे, तब देखा कि कहाँ पे पुलिस वाले जो है रोड पे खड़े होकर के परेशान कर रहे हैं पब्लिक को, किसी तरह की उगाई की शिकायत आ रही है। इसी तरह कई बार किसी अलर्टनेस चेक करने के लिए किसी गाड़ी की चेकिंग के लिए कहा तो नहीं पहचान पाए, लेकिन अच्छा लगा, उन्होंने गाड़ी को रोका, चेक किया, अच्छे तरीके से चेक किया। तो ये तो सारे मीन्स हैं पुलिस के अलर्टनेस एक चेक करने के लिए कि एक काम जो व्यक्ति अगर घटना हो उसके साथ में, तो उस केस में पुलिस का रिस्पॉन्स क्या रहता है। अमूमन ऐसा लोग सोचते हैं, मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन लोग सोचते हैं कि आईपीएस का जब भी जिक्र आता है या उसके नाम की चर्चा होती है, वो लोग यही समझते हैं कि एसी में बैठने वाला होगा, बहुत सौम्य सा चेहरा होगा, बिल्कुल जैसा आप दिख रहे हैं इस वक्त। लोग ये भी सोचते हैं कि भला वो क्या ट्रक में बैठकर जा सकता है, क्या वो ऑटो में बैठकर कहीं जा सकता है एनकाउंटर करने के लिए, लोग ये पूछते हैं। आप ये कैसे कर लेते हैं? आपको तकलीफ नहीं होती? देखिए, एक बड़ी स्पष्ट सी बात हमेशा ज़िंदगी में सोची है कि जहाँ नीयत है वहाँ मुराद पूरी होती है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कठिनाई आती है।
और कठिनाई आती भी है तो इतना जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, आप उस चीज़ को फेस कर सकें। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जस्टिफाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है और उसी को करने का प्रयास हमेशा किया जाए। पुलिस वालों की एक बहुत बड़ी शिकायत होती है, वो शायद कहते नहीं कभी, पॉलिटिकल प्रेशर या फिर पब्लिक प्रेशर। आपने शामली में योगदान दिया, अब आप नोएडा में योगदान दे रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर में योगदान दे रहे हैं। क्या कभी आपने प्रेशर महसूस किया या कभी कोई दबाव आप पर डालने की कोशिश हुई, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो या कोई और दबाव? देखिए, प्रेशर एक इंसान के ऊपर चाहे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो हो, प्रेशर किसी व्यक्ति पे उतना आता है जितना वो लेना चाहता है। लेकिन आप पुलिस वालों से तुलना नहीं कर सकते। नहीं, हर डिपार्टमेंट में, हर पोस्ट पे प्रेशर उतना ही आता है जितना आप लेना चाहते हैं। अगर आप प्रेशर नहीं लेना चाहते तो आपके ऊपर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं डाल सकता। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि प्रेशर डालने की कोशिश की गई, आपने नहीं लिया? देखिए, हर व्यक्ति को कोशिश करता है कि उसकी बात जो है उसकी मानी जाए, उसकी बात सुनी जाए, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम मेरिट पे, फैक्ट्स के आधार पे चीज़ों को करें। और अब तक जो चाहा है जस्टिफाई, हर एक्शन जो है जस्टिफाइड एक्शन ही करता, कामयाबी मिली। ये देखिए, हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि कोई व्यक्ति अपराध ना करे। उसके लिए हम तमाम जितने भी पुलिस के पास संसाधन हैं उसको इख्तियार करते हैं, जिसमें चाहे वो प्रिवेंटिव एक्शंस की बात की जाए, चाहे वार्निंग देने की बात की जाए, तो पूरा प्रयास रहता है। पब्लिक को अवेयर किया जाता है कि क्राइम से बचने के क्या तरीके हैं, क्राइम अगर होता है तो उसके मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है क्रिमिनल, अगर चोर चोरी करता है तो उसमें कैसे बचा जा सकता है, अगर रास्ते में लूट होने का खतरा उससे कैसे टाला जा सकता है, किसी का मोबाइल छीनने से कैसे बचा जा सकता है। ये सारे तरीके कोशिश की जाती है कि पब्लिक तक रीच बनाए और उनको ये बताएं। और इसी तरह से क्रिमिनल्स जो हैं उनके खिलाफ जितने प्रिवेंटिव एक्शन हैं उसको हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर कोई पुलिस पार्टी जो अरेस्ट करने जा रही है उसको, और उसके ऊपर वो पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर रहा है, जो या किसी तरह का अवैध रूप से कोई फोर्स इस्तेमाल हो रही है उसके द्वारा या उसके साथियों के द्वारा, परिजनों के द्वारा, तो ये फुल राइट्स हैं पुलिस के पास में कि उसको एप्रीहेंड करें किसी भी तरीके से, जितना नेसेसरी फोर्स उसको यूज़ करें। उसमें कई बार एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है। अगर चाहे गौतम बुद्ध नगर की बात करूँ, चाहे शामली की बात करूँ, सैकड़ों ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अरेस्ट हुए हैं और चुनिंदा कुछ क्रिमिनल्स हैं जो मारे गए हैं और कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो घायल हुए हैं। वो डिपेंड करता है कि मौके पे क्या स्थिति पैदा हो रही है। देखिए, इसमें जो इनकाउंटर्स हैं ये बहुत ही टफ सिचुएशन होती है मौके पर। अगर मैं 2 जनवरी की बात करूं तो हमने भी अपना साथी इसी तरह की मुठभेड़ में खोया है और दूसरा साथी हम खोते खोते बचे हैं। जब किसी व्यक्ति के 3 गोलियां लगी हों और वो बिस्तर पे पड़ा हो और ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा होता है, फिर भी अगर कोई उस पर सवाल उठाने का चाहे तो फिर ये तो उसकी सोच जो है। नहीं, हम जर्नलिस्ट हैं और हम हर दिन खबरें पढ़ते हैं पुलिस वालों की, और हमने कई खबरें पढ़ी हैं कि पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए आपका क्या जवाब है? उनके लिए मेरा यही कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने 7 हत्याएं कर रखी हैं या 12 हत्याएं कर रखी हैं, तो क्या उन लोगों ने पहले उनके मानवाधिकार के बारे में बात करी थी जिनकी हत्या की गई थी? क्या उन 7 लोगों के मानवाधिकार की बात करी थी? क्या उन 12 लोगों के मानवाधिकार की बात करी थी? अगर उन्होंने तब उनके मानवाधिकार की बात करी है तब तो आज की डेट में वो हक रखते हैं किसी और की बात करने का। अगर उन्होंने पहले उनके वो संवेदनाएं नहीं जाग पाई तो आज अचानक से क्यों जाग रहे हैं? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जस्टिफाई होनी चाहिए और मानवता हर किसी के अंदर होनी चाहिए, सिर्फ एक पक्षीय सोच नहीं रखनी चाहिए। और अगर कोई पुलिस कर्मचारी की गोली से कोई बदमाश मारा गया है तो उसके पीछे कारण भी देखने चाहिए, उस फैमिली की कंडीशन को भी देखना चाहिए जिसके घर वालों का ब्रूटली मर्डर किसी के द्वारा किया गया। शामली की बात करूँ, 2 भाई मारे जाते हैं दिन दिहाड़े, शाम को रंगदारी मांगी जाती है, सुबह तक नहीं दी जाती तो दोपहर को हत्या कर दी जाती है दिन दिहाड़े सड़क पर। तो बाकी जो आसपास के लोग हैं वो क्या करेंगे? पलायन नहीं करेंगे और करेंगे क्या? तो इसलिए ऐसे जो बदमाश हैं जो 3-3 पुलिस वालों की हत्या कर चुके हैं, क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि आप जब वहाँ पर जाएंगे वो बड़ी शांति से आपके सामने सरेंडर कर देंगे? ये सिर्फ कहने सुनने की बातें होती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं कि आपने कहा हाथ ऊपर खड़े करने के लिए और उसने हाथ खड़े कर दिए। वहाँ जब मौके पे दबिश दी जाती है तो पता नहीं लगता किस जगह से कहाँ से फायरिंग हो रही है। देखिए, कैराना बहुत ही सेंसिटिव इशू चल रहा था 2016 में, तब पलायन की NHRC की रिपोर्ट भी थी, कुछ अन्य कमेटियाँ बनी थी जिनकी रिपोर्ट भी दी गई थी। और जैसे जो मैंने वाकया भी बताया है कि 2 व्यापारी भाई थे
उनसे रंगदारी मांगी जाती है, वो नहीं दे पाते हैं, 24 घंटे के अंदर दोनों की हत्या कर दी जाती है दिन दिहाड़े सड़क पर तमाम पब्लिक के सामने। उससे एक मैसेज चला जाता है टेरर का, और ऐसा टेरर उसके बाद फैलता गया। फिर पुलिस वालों की हत्या, जिस पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश करी उस पुलिस वाले की हत्या कर दी गई। इस तरह से तमाम ऐसे वाक़या हुए जिससे कि जो भी वहाँ पे व्यापारी थे उनका मनोबल डाउन हुआ। और क्योंकि अगर किसी को अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिलाना है, उनका पालन पोषण करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं ना कहीं तो कोई व्यापार करेगा। अगर यहाँ नहीं कर पा रहे तो किसी और जगह पे करेगा। इसी तरह से कैराना में जब व्यापारियों के साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने वहाँ से छोड़ करके फिर किसी अन्य राज्यों में या किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में जा करके व्यापार किया। तो ऐसी कंडीशन थी जब गए थे, तो वहाँ पे पब्लिक के अंदर एक ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी पुलिस की उतनी अच्छी नहीं थी, एक ट्रस्ट पुलिस के प्रति नहीं था, लेकिन उसी को डेवलप किया गया। पब्लिक के साथ में एक रिलेशन, एक बॉन्ड इस्टेब्लिश किया गया, पब्लिक के अंदर विश्वास पैदा किया गया। आप सूचना देंगे तो कार्रवाई होगी, एक उनको एश्योरेंस दी गई। और ऐसा एश्योरेंस के बाद में उनको देखने को मिला, जब देखने को ऐसा मिला तो एक विश्वास जगा, और वो जो गैप था कम्युनिकेशन का, वो गैप भरता गया। उसके बाद उसी पब्लिक ने हमें सूचना दी, उसी पब्लिक की सूचना के आधार पे कार्रवाइयाँ हुई। और उसके बाद ऐसा मौका आया कि लोग ये कहने लगे कि कैराना के अंदर आते हैं तो हमें बहुत सुरक्षित लगता है। और वाकई आपकी तारीफ करनी होगी कि आपने उस दौरान जो काम किया था। लेकिन सर, आपने पुलिस पर भरोसे की बात की है। पुलिस पर भरोसा आज भी लोगों का पूरी तरह से नहीं है। पुलिस का नाम आते ही लोगों को लगता है कि ये परेशान करेगी, थोड़ा लोग डर जाते हैं। इस छवि को कैसे ठीक करेंगे आप? देखिए, ये एक सिर्फ पुलिस के साथ नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट के साथ होता है, हर प्रोफेशन के साथ होता है। चाहे आप डॉक्टर की बात करें, कई बार लोगों को इतना विश्वास होता है कि डॉक्टर की दुकानों पर तोड़फोड़ होती है। कई बार किसी और प्रोफेशन की, बिजली के खिलाफ, बिजली विभाग होता है उनके खिलाफ में धरना प्रदर्शन होते हैं, कोई नगर विकास होता है उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे कुछ कमियां हैं, उस कमियों के खिलाफ पब्लिक के द्वारा आवाज़ समय समय पे उठाई भी जाती है। कई बार वाजिब होते हैं, कई बार वाजिब नहीं भी होते। पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर समय एक कटिंग एज पे रहता है, हर व्यक्ति उसके सामने से गुजरता है। अगर आप सड़क पे निकलेंगे तो 100% बात है कि आप ट्रैफिक के कर्मचारी से रूबरू होंगे ही होंगे। पुलिस अगर कहीं चेकिंग कर रही है तो आपकी चेकिंग करेगी, वो अलग बात है कि चालान करे ना करे, आप दोषी मिले ना मिले, लेकिन एक वाक़ता जो है पुलिस से पड़ता ही पड़ता है। इस कारण हर व्यक्ति जो है पुलिस के प्रति एक नज़रिया बनाता है, हर व्यक्ति, चाहे किसी एज ग्रुप का हो, किसी वर्ग का हो, किसी जगह का हो। इसलिए एक पुलिस के प्रति ओपिनियन बहुत जल्दी बनता है। और रिसेंट समय में पुलिस काफ़ी जागरूक हुई है अपनी छवि के प्रति। इसमें जो सोशल मीडियाज़ हैं उनके द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया है, क्योंकि पहले एक ये कमी थी कि पुलिस का अच्छा काम पब्लिक तक बहुत कम पहुंच पाता था। जो कहीं कोई दिक्कतें थी, कहीं कोई शिकायतें थी, वो पब्लिक तक ज़्यादा पहुंचती थी। लेकिन पिछले कुछ समय में इसमें काफ़ी सुधार हुआ है और एक परसेप्शन जो है बदलने की कोशिश की जा रही है। उसमें कुछ कामयाबी मिली भी है, लेकिन प्रयास जारी है कि इसमें परसेप्शन को और ज़्यादा बदला जाए, एक पब्लिक के अंदर ट्रस्ट जो है वो पैदा किया जाए। मैंने ये भी सुना है कि पुलिसिंग को बहुत हद तक बदला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और आपने भी इसमें कुछ कोशिश की, कुछ बदलाव किए हैं आपने। ये मैं वही कह रहा हूँ कि हर चीज़ एक इवॉल्विंग फेज से गुजरती है। पुलिसिंग ऐसा विभाग है, एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसमें लगातार परिवर्तन की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा सुधार की गुंजाइश अभी है पब्लिक के प्रति जो व्यवहार है उसमें, क्योंकि थोड़ा वर्किंग इस तरह की है, कुछ स्ट्रेंथ को लेके प्रॉब्लम्स हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं विभाग की जिसमें अभी सुधार हो रहा है। और जैसे सुधार होता जाएगा तो आगे और एक अच्छी छवि उभर करके आएगी। नोएडा की ट्रैफिक एक बहुत बड़ी मुश्किल है, मुसीबत है, पुलिस के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। इसके लिए कोई प्लान है आपके पास? ये ट्रैफिक एक बहुत मेजर पोर्शन है हमारा, और करीबन इसमें 300 कर्मचारी ऐसे हैं जो ट्रैफिक में रोल अपना अदा करते हैं। तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं पब्लिक के पार्टिसिपेशन से। इसमें जो मैनुअल इंटरवेंशन है उसको कम करने के साथ साथ जो टेक्निकल इंटरवेंशन है उसको बढ़ाया जा रहा है, ताकि एक इम्पार्शियल ट्रीटमेंट सबको मिले। और इसमें काफ़ी हद तक हमें कामयाबी मिली भी है, मैन पावर बढ़ाई गई है, काफ़ी सुधार हुआ है इसमें। जो शिकायतें थी जाम की लेकर या अन्य ट्रैफिक से संबंधित, वो काफ़ी हद तक कम हुई। कुछ आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे। आप हर दिन तकरीबन 150 से 200 लोगों से मिलते हैं, क्या ये सच बात है? बिल्कुल, इतना तो मुलाकात होती ही होती है मिनिमम। ये पब्लिक में विश्वास बढ़ाने के लिए, हाँ, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद? नहीं, इसका यही मकसद है कि व्यक्ति को लगे कि उनकी अगर समस्या है तो वो सुनवाई हो रही है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं
उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। इससे हमें पता लगता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, पब्लिक में उसकी छवि क्या है। तो ये कारण है कि जिस कारण से मिला जाता है। कई लड़कियां ये भी पूछती हैं कि पता नहीं अजय पाल शर्मा की शादी हुई है या नहीं, अभी भी कॉलेजों में आपका क्रेज है। इसके ऊपर तो क्या कह सकता हूँ। आप एक पब्लिक फिगर बनते जा रहे हैं, जी। तो आप अब खुद को 5 या 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? कुछ ऐसा आपने लक्ष्य बनाया है? देखिए, मेरा मकसद ये रहता है कि अगर कोई मुझे जिम्मेदारी दी जाए, उसको मैं जस्टिफाई करूं, और जो भी सामने वाला व्यक्ति है वो एक उसके अंदर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होनी चाहिए। उसके फेवर में काम हो ना हो, लेकिन उसको ये लगे कि मेरिट पे काम हुआ है। और 10 साल बाद अपने आप को यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक अच्छे ऑफिसर के रूप में जाने जाना, कि जिसने अगर कोई भी मामला उनके पास में आया है तो उसको मेरिट्स के आधार पे देखा है, और जो भी व्यक्ति आया है वो सेटिस्फाइड हो कि उनकी बात सुनी गई है और सही कार्रवाई उस पर की गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश को आप जैसे होनहार आईपीएस ऑफिसर मिले, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। और पुलिसिंग में सुधार की बहुत ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर बार बार, पुलिस की छवि को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।